जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 10वीं गणित अध्याय नंबर 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या के अंदर आपने पहले से कक्षा 9वीं में कुछ सामान्य जानकारियां जैसे प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं आदि पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर भी हम एक बार इनका पुनः रिवीजन कर रहे हैं, जिससे अपने आगे प्रश्नों को हल करने में कोई कठिनाई ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं। पूर्व ज्ञान यानी आपने पहले प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्या और वास्तविक संख्या, ये सारी चीजें आपने कक्षा 9वीं में ही पढ़ चुकी हैं, लेकिन फिर भी अपन पुनः इनका अध्ययन करेंगे। प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर, इसकी परिभाषा जानेंगे। गिनती करने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जिन्हें एन से प्रदर्शित करते हैं। मतलब अपन किसी भी चीज की अब गिनती करेंगे तो गिनती करने के लिए जिन संख्याओं का उपयोग करते हैं उन संख्याओं को ही प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। जैसे 1, 2, 3, 4 और 5। तो अपन कोई भी चीज गिनती करेंगे तो एक से ही चालू करेंगे, इसलिए प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से चालू होंगी? एक से। और कहाँ तक जाएंगी? अनंत तक। कहाँ तक जाएंगे बच्चों? अनंत तक। अब इनके कुछ गुण हैं प्राकृतिक संख्या के। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक है, मतलब एक है जो वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। एक से छोटी कोई प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। दूसरा, प्राकृतिक संख्याएं कभी समाप्त नहीं होती हैं, यानी प्राकृतिक संख्याएं हमेशा निरंतर आगे बढ़ती जाती हैं और वह कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक। जो कभी खत्म ना हो उसे अनंत कहते हैं, यानी अनंत तक जाएंगी। इसमें शून्य और ऋणात्मक संख्याएं नहीं होती हैं। प्राकृतिक संख्या में कभी भी शून्य को सम्मिलित नहीं किया जाता और ना ही ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित किया जाता है। प्राकृतिक संख्याओं को नंबर लाइन पर भी अपन दर्शा सकते हैं। जिस तरह एक ये नंबर लाइन बनी है, इस पे देखें 1, 2, 3, 4, 5 और ये डॉट डॉट डॉट, यानी आगे अनंत जा सकती हैं, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से इनका? एक से। महत्वपूर्ण तत्व यह हमेशा याद रखने वाली चीज कि प्राकृतिक संख्याएं हमेशा धनात्मक होती हैं, कभी भी प्राकृतिक संख्याएं ऋणात्मक नहीं हो सकती। ठीक है, आगे बात समझ में बच्चों। चलो अब आगे पढ़ते हैं। पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। अब पूर्ण संख्या क्या होता है? सिर्फ प्राकृतिक संख्या यदि आपने समझनी अच्छे से, तो प्राकृतिक संख्याओं में सिर्फ शून्य को और सम्मिलित कर दें तो वह एक पूर्ण संख्याओं का संग्रह या पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। परिभाषा के माध्यम से देखें, यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो वे पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इन्हें संकेत W से प्रदर्शित करते हैं। जैसे उदाहरण देखें, 0, 1, 2, 3, 4 और डैश डैश डैश। इतनी तो देखो ये प्राकृतिक संख्या है जो अपन पहले पढ़ चुके। ठीक है, इसमें अपन अकेला जीरो और सम्मिलित कर दिया, मतलब जीरो और मिला दिया है, इसलिए इन्हें बोलेंगे अपन पूर्ण संख्या। और ये भी कहाँ तक जाएंगी? अपनी अनंत तक। कहाँ तक जाएंगे बच्चों? अनंत तक, है ना। एक सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। और उसका क्या कारण है? जीरो। यानी जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, ये सब प्राकृतिक संख्याएं हैं, साथ में यह पूर्ण संख्याएं भी हैं। लेकिन यदि इसमें अपन जीरो जोड़ दें तो ये पूर्ण संख्या, जीरो क्या है? पूर्ण संख्या है, लेकिन यह कभी प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। तो इसलिए कि सभी प्राकृतिक संख्याएं तो पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती।
अब देखो संख्या रेखा पर अपन कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो पहले अपन एक से कर रहे थे प्रदर्शित, किसे, प्राकृतिक संख्याओं को। इसमें अपन ने जीरो और सम्मिलित कर दिया, तो अब यह बन गई अपनी पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, अपनी जीरो। शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या ऐसे भी याद रख सकते हैं, पूर्ण संख्या बराबर क्या होता है, जीरो प्लस एन। एन का मतलब होता है प्राकृतिक संख्या। ठीक है, आगे समझ में। चलो आगे बढ़े। अब है पूर्णांक, इंटीजर्स, यानी प्राकृतिक संख्याएं प्लस पूर्णांक, इसके साथ अपनी माइनस, मतलब ऋणात्मक संख्याएं, इन्हें सम्मिलित कर दें तो यह पूरी एक पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे परिभाषा देखा अपन पहले, तो परिभाषा है अपने पास, पूर्ण संख्याओं, देखो बताया ना, पूर्ण संख्याओं और ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह को पूर्णांक कहते हैं। इसे जेड से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे देखो पहले अपन ने लिखा पूर्णांक, जीरो, एक, दो, तीन, चार, और ये कहाँ तक, अनंत तक। फिर इस साइड अपन लिखा माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, और ये भी डैश 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 तक। ये अपन ने इतना लिख लिया। ये सब हो गए अपनी, इन्हें बोलेंगे पूर्णांक। क्या बोलेंगे इन्हें, पूर्णांक। इसमें क्या किया अपन ने, पूर्ण संख्याओं के साथ ऋणात्मक संख्याओं को भी लिख दिया है। जैसे देखो यह उदाहरण दिया है, पूर्ण संख्याओं का समूह जेड बराबर माइनस तीन, माइनस दो, माइनस एक, जीरो, एक, दो, तीन। इसमें जीरो भी आ गई, प्राकृतिक संख्या भी आ गई, और ऋणात्मक संख्याएं भी आ गई। अब पूर्णांक कितने, दो प्रकार के हो सकते हैं, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। तो जिसमें सिर्फ धनात्मक संख्याएं हो उन्हें अपन धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। इसे अपन जेड प्लस से प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके बाद है ऋणात्मक पूर्णांक। अब ऋणात्मक पूर्णांक में वह संख्याएं जो सिर्फ ऋणात्मक संख्याएं हो उन्हें अपन ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। शून्य, शून्य को ना तो धनात्मक कहेंगे ना ही ऋणात्मक कहेंगे। ठीक है बच्चों, इतना समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं अपन धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक में तुलना। मतलब अपन यहाँ देखेंगे कि धनात्मक और ऋणात्मक में तुलना करके अपन उनकी पहचान करना सीखेंगे। ठीक है, तो धनात्मक पूर्णांक का क्या होता है, पॉजिटिव साइन, और ऋणात्मक पूर्णांक का अपन ये नेगेटिव यानी घटा नाम लगाते हैं वो साइन। अब देखो धनात्मक पूर्णांक में क्या है, शून्य से बड़े मान, मतलब जितने भी शून्य से बड़े होते हैं वे सब धनात्मक पूर्णांक होते हैं। और शून्य से छोटे मान, जितने मान शून्य से छोटे होते हैं वह ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। अगला पॉइंट, संख्या रेखा पर दाईं या राइट ओर होते हैं। यदि अपन एक संख्या रेखा बनाए, जैसे कि ये संख्या रेखा बनाए और यहाँ अपन जीरो लिखें, तो ये कहाँ होंगे, अपने राइट साइड, एक, दो, तीन, चार, जो अपने आगे बढ़ते जाएंगे। उसी प्रकार यह संख्या रेखा पर बाईं यानी लेफ्ट ओर होते हैं, यानी ये कहाँ होंगे, संख्या रेखा के इस साइड, माइनस एक, माइनस दो, इस साइड ये होते जाते हैं। अगला देखें, तीसरा पॉइंट है वृद्धि या लाभ को दर्शाते हैं। धनात्मक पूर्णांक का मतलब होता है या तो वृद्धि हो रही है या फिर लाभ हो रहा है। उसी प्रकार यह कमी या हानि को दर्शाते हैं। जैसे जैसे ऋणात्मक पूर्णांक अंग बढ़ते जाएंगे और उसमें क्या आती जाएगी, कमी आती जाएगी। जैसे अपन संख्या रेखा पर देखें
देखिए एक है, एक के अपन आगे जाएंगे दो, यानी वृद्धि हो गई। दो के आगे फिर जाएंगे तीन, तो इसके बाद और वृद्धि हो गई। चार और वृद्धि हो गई। मतलब जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे इनके मान स्वतः ही बढ़ते चले जाएंगे। और यदि इसके विपरीत चलेंगे -1, फिर -2, -3, इस तरह जैसे जैसे अपन इस साइड जाते जाएंगे और उनमें कमी होती जाएगी। -1 से छोटा होता है -2। ठीक है बच्चों, अब आगे देखें उदाहरण। तो उदाहरण के लिए अपन या तो प्लस साइन लगा कर लिख सकते हैं धनात्मक पूर्णांक को, या फिर बिना चिन्ह के भी लिख सकते हैं, उसे अपन धनात्मक पूर्णांक में माना जाता है। लेकिन ऋणात्मक पूर्णांक को हमेशा आगे माइनस या ऋणात्मक ऋणात्मक का चिन्ह लगाकर ही लिखा जाता है। ठीक है, देखो ये समझा ही चुके हम। दाईं ओर बढ़ने पर मान बढ़ता है और बाईं ओर जाने पर मान घटता है। ठीक, आगे बढ़े। सम एवं विषम संख्याएं। अब सम एवं विषम, इवन और ऑड। इवन यानी सम, ऑड यानी विषम। इसमें अपन विशेषता के आधार पर दोनों को समझेंगे और दोनों में डिफरेंस जानेंगे। पहला है परिभाषा। तो सम की परिभाषा होती है कि जो संख्याएं दो से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, यानी वे संख्याएं जिनमें दो का पूरा पूरा भाग चला जाए, उन्हें अपन सम संख्याएं कहते हैं। विषम संख्याएं, जो संख्याएं दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, यानी सम का उल्टा होता है विषम। अगर कोई संख्या दो से पूरी पूरी विभाजित नहीं हो रही या दो से पूरे पूरा भाग उसमें नहीं जा रहा, तो वह एक विषम संख्या होगी। अपन इकाई के अंक से भी सम और विषम की पहचान कर सकते हैं। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8, इनमें से यदि कोई भी अंक इकाई अंक हो तो वह सम संख्या होती है। और यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 ये हो तो वह भी विषम संख्या होगी। सामान्य रूप, यदि अपन सम और विषम का सामान्य रूप देखें तो 2n ये सम के लिए होगा। n का मतलब होता है प्राकृतिक संख्याएं। n मतलब प्राकृतिक संख्याएं, कोई भी प्राकृतिक संख्या। जैसे यदि n की जगह अपन 1 रखें तो ये हो जाएगा 2, तो यह सम संख्या प्राप्त हो गई। n की जगह अपन 2 रखें तो अपने पास प्राप्त होगा 4, तो यह भी एक सम संख्या है। उसी प्रकार यदि 2n+1 यानी 2n 1 रखें तो 2 गुणा 1 और +1, तो जो 2 एकम 2 और जो 1 कितना हो जाएगा अपने पास, ये 3 हो जाएगा। यानी एक जो अपने क्या प्राप्त हो गई, एक विषम संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है बच्चों, इतना समझ आ रहा है। इसे मैं थोड़ा छोटा कर दूं ताकि लिखने में और जगह मिल सके, है ना। लो, अब इसके बाद देखें अपन उदाहरण। उदाहरण के लिए जैसे 2, तो एक सम संख्या है 14, इसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 2 7 14, तो यह सम संख्या। 56 सम संख्या। 100 सम संख्या। 258 सम संख्या। जरूरी नहीं कि अपन 258 में पूरा 2 का भाग देकर ही देखें, अपन सिर्फ इकाई अंक देख सकते हैं। जैसे इकाई अंक इसमें क्या है, 8, तो 8 इकाई अंक है, तो 8 एक सम संख्या, इसलिए यह भी एक पूरी सम संख्या होगी। इसी प्रकार विषम संख्याओं में एक विषम संख्या 15, इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। 67 2 का भाग नहीं जाएगा। 101 2 का भाग नहीं जाएगा। 359 2 का भाग नहीं जाएगा। तो यह एक विषम संख्याएं हैं। और इकाई अंक से भी देख सकते हैं, इसके इकाई के अंक में 359, इकाई के अंक में कितना है, 9 है।
और जो कि एक विषम संख्या, इसलिए यह पूरी संख्या भी विषम संख्या होगी। ठीक है, अब आगे कुछ देखते हैं अपन कि दो सम संख्याओं का योग हमेशा सम होता है। यदि कोई भी दो सम संख्याओं का अपन जोड़ें, योग मतलब जोड़ना, जोड़ें तो उनका जो योग होगा वह भी हमेशा सम संख्या ही होगा। जैसे देखें 2 और 4 कितना हो गया 6, तो 2 भी सम है, 4 भी सम है और 6 भी सम ही है। अगला देखें, दो विषम संख्याओं का योग भी सम होता है, और यदि अपन दो विषम संख्याओं के लिए भी जोड़ें तो उनका योग भी हमेशा सम ही होगा। जैसे 3 विषम संख्या है, 5 विषम संख्या है, लेकिन उनका जो योग आ रहा है वो 8, यानी एक सम संख्या है। उसी प्रकार अपन एक और उदाहरण लें, 1 + 5, एक भी विषम संख्या, 5 भी विषम संख्या है, लेकिन इनका जो योग हो रहा है अपन ने प्राप्त वो 6 हो रहा है। और 6 आप सब जानते हैं 6 क्या है, एक सम संख्या है ना। इस प्रकार अपन समझ गए कि सम और विषम क्या होते हैं, है ना। चलो आगे देखें। अब अगला है अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या, ये अपन ने समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अपना एक चैप्टर अध्याय 1 पूरा अभाज्य संख्याओं से ही उपयोग करके हल होगा, है ना। इसलिए यह समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है कि वे संख्याएं, कौन संख्या, वे संख्या जिनमें केवल एक का और स्वयं खुद का भाग जाए, इसके अलावा कोई और संख्या का भाग नहीं जाए, वह क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। अपन परिभाषा के माध्यम से समझें तो वे प्राकृतिक संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से विभाजित होती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अपन देखें कि अपन ने 5 ले लिया। अब 5 में काय काय से भाग जा सकता है अपना, 5 में या तो 5 1 से विभाजित होगा, या फिर 5 स्वयं 5 से ही विभाजित होगा। इन दोनों के अलावा 5 किसी और भी संख्या से विभाजित नहीं हो सकता। इसलिए 5 एक क्या है, अभाज्य संख्या है। इसके बाद अपन और उदाहरण देखें तो 2, 2 भी अभाज्य संख्या है। भले वह सम संख्या है, लेकिन वह एक अभाज्य संख्या है 2, क्योंकि 2 सिर्फ 2 से विभाजित होगी और 1 से विभाजित होती है। इसके बाद 3, 3 भी एक अभाज्य संख्या है। 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23, इस प्रकार आगे और भी अभाज्य संख्या हो सकती हैं। अब विशेषता, अभाज्य संख्याओं की क्या विशेषता होती है, तो इनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। मैंने बताया आपको पहले ही कि अपन ने 5 के निकाले, तो 5 के कितने निकले अपने पास, एक 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 तो एक आया अपने पास, और एक कितना आया था 5, यानी ये होगा गुणनखंड। इन्हें क्या बोलते हैं, गुणनखंड। तो ये कितने होगा, इसमें 2 ही होते हैं, 2 के अलावा कोई तीसरा गुणनखंड नहीं होता है। और एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक है, वो अभाज्य संख्या में नहीं गिनी जाएगी। तो अभाज्य संख्या की शुरुआत कहाँ से होगी अपनी, 2 से। तो देखो लिखा है मैंने कि 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। मतलब सिर्फ 2 ही अकेली ऐसी संख्या है जो क्या है, सम भी है और उसके साथ साथ अभाज्य यानी प्राइम नंबर भी है। इसके अलावा ऐसी कोई सी भी सम संख्या नहीं है जो कि एक अभाज्य संख्या हो। ठीक है, देखो जो लिखा है कि 2 के अलावा सभी अभाज्य संख्याएं कैसी होती हैं, विषम होती हैं। जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वे क्या होती हैं, सारी की सारी विषम होती हैं, सिर्फ 2 को छोड़कर। ठीक है, इतनी बात समझ आई। चलो आगे देखें, भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर। अभाज्य के विपरीत, मतलब अभाज्य का उल्टा भाज्य संख्याएं होती हैं। अब भाज्य संख्या में क्या कि वे संख्याएं जिसमें 2 से
वे प्राकृतिक संख्याएं जिसमें दो से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी सामान्य भाषा में समझे कि वे सभी संख्या जो दो के अलावा और अधिक संख्याओं से उसमें भाग चला जाए तो वह क्या होंगे, अपनी भाज्य संख्याएं कहलाएंगी, है ना। जैसे कि अपन ने लिखा 6, कितना लिखा 6। अब 6 में यदि अपन भाग दें तो देखो 1 से तो भाग चला ही जाएगा 6 में, इसके बाद 2 से भी चला जाएगा, इसके बाद 3 से भी चला जाएगा और अंत में 6 से भी चला जाएगा। यानी 6 के लिए अपन भाज्य संख्या लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 6 के एक से ज़्यादा अधिक क्या है, गुणनखंड है। तो 6 के लिए 1 2 3 और 4 गुणनखंड होगा 6 के। तो 6 क्या है, एक अपनी भाज्य संख्या है। उदाहरण के तौर पर लिख सकते हैं कि देखो 4, 4 क्या है, एक भाज्य संख्या है। 4 में काय काय से भाग चला जाएगा, 1 से, 2 से और 4 से, यानी इसके 3 गुणनखंड है। 6 इसके 4 गुणनखंड है, मैंने अभी बताया आपको। फिर है 9, 9 में देखो 1 से, 3 से और 9 से भाग जा रहा है, इसके 3 गुणनखंड है। और 10 के 4 गुणनखंड है। इसलिए यह सब क्या आएंगे, अपनी भाज्य संख्या। अब बात आती है सबसे छोटी की, है ना। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी होती है, 4। 4 से छोटी 1 2, सॉरी 2 और 3 ये अभाज्य है, लेकिन 4 संख्या है वो क्या है, भाज्य है। देखो फिर से बता रहा हूं कि एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। ये हमेशा याद रखना कि एक ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या। चलो आगे देखें। अब है अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या में तुलना। तो इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है, अपन जो पहले पढ़ चुके उसी को कंबाइन करके यहाँ पे लिख दिया है। तो इसमें क्या है, तुलना का आधार, मतलब तुलना किस आधार पर की जा रही है। ठीक है, अपन देखते हैं एक एक करके। गुणनखंडों की संख्या। तो अभाज्य संख्याओं में गुणनखंड केवल 2 होते हैं, एक और स्वयं जितनी संख्या होती है वही। लेकिन भाज्य संख्याओं में गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं। ठीक। अब है विभाज्यता। तो विभाज्यता में किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती, मतलब अभाज्य संख्या या तो 1 से विभाजित होंगी या फिर स्वयं जो संख्या है उसी से, है ना। इसके अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती। लेकिन भाज्य संख्या क्या है, अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाती है, यानी खुद के अलावा वह दूसरी संख्या से विभाजित हो जाती है। सबसे छोटी, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4। उदाहरण अपन देख चुके, 2 3 5 7 11 13 17, ये सब अभाज्य संख्या को उदाहरण दिए हैं और यह सब रे भाज्य संख्या को उदाहरण दिए हैं। ठीक है। देखो बार बार बताया जा रहा है कि एक इस तुलना से बाहर है क्योंकि वह अद्वितीय है। एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। ठीक है, आगे बढ़े। अब है सह अभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर। जैसे अभाज्य संख्याएं होती हैं उसी प्रकार सह अभाज्य संख्याएं परिभाषा के माध्यम से देखते हैं कि वे दो संख्याएं जिनका महत्तम समावर्तक HCF केवल एक होता है सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे उदाहरण देखें और अच्छे समझ आए उदाहरण से। 8 और 15, 8 के गुणनखंड निकालें अपन तो कितने होंगे, 1 2 4 8। उसी प्रकार 15 के गुणनखंड निकालेंगे तो कितने होंगे, 1 3 5 15। इन दोनों के गुणनखंड में अपन कॉमन यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड देखेंगे। तो उभयनिष्ठ क्या है, एक इसमें है और इसमें भी कितना है, एक, यानी दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, एक है। इसके अलावा कोई भी और ऐसा गुणनखंड नहीं है कि दोनों में कॉमन हो, इसलिए इन्हें अपन सह अभाज्य संख्याएं कहेंगे। किसे, 8 और 15 को। सीधी सी बात, यदि कोई दो संख्याओं के बीच सिर्फ एक के अलावा कोई और भी गुणनखंड कॉमन ना हो
तो वह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अब है परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर जैसे अपन ने अभी पढ़ा था कि 0, 1 प्राकृतिक संख्याएं या पूर्णांक पढ़े थे अपन ने, लेकिन इनके बीच में जो संख्याएं होती हैं जैसे 1/2, 1/3, 1/4, ये सब संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, परिभाषा समझें तो वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q 0 के बराबर नहीं है। जैसे P/Q और Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कोई संख्या है जिसे अपन P/Q के रूप में लिख पाए और Q है वो 0 के बराबर ना हो, तब अपन उसे परिमेय संख्या कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं उसे अपन? जब परिमेय संख्या। जैसे उदाहरण 1/2, 3/4, 5, 5/1, 0, 0/1 और -2/3 परिमेय संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं भी हो सकती हैं। ठीक है, और यदि कोई संख्या सिर्फ ऐसी लिखी है, उसके नीचे कुछ भी नहीं लिखा है, तो अपन उसके नीचे 1 मानते हैं। क्या मानते हैं? 1। इसलिए 6 को भी अपन क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्याओं का जब अपन दशमलव प्रसार करते हैं, यानी कोई संख्या लिखी है जैसे 5/2, जब इसका दशमलव प्रसार करेंगे तो या तो दशमलव प्रसार इस तरह आएगा कि 0.5, 0.125, या इस प्रकार आएगा कि 0.333, फिर डॉट कॉमा डॉट डॉट डॉट, यानी ये आगे तक और ऐसा 333 बढ़ता जाएगा। तो जब भी अपन परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार निकालते हैं तो 2 प्रकार से आता है, एक आता है शांत और एक आता है अनावासनीय आवृत्ति, यानी बार बार रिपीट होता रहता है। ठीक है, अगर आगे देखें, अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर। तो जैसे परिमेय संख्याओं को P/Q के रूप में लिख सकते थे, इसमें अपन संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, और अपने इन्हीं के बारे में अभी पढ़ना है। ठीक है, तो परिभाषा है वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक, जैसे उदाहरण दिया है कुछ, करनी 2, करनी 3, करनी 5 और पाई 0.1011101, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है वह अनावासनीय अनावर्ती होता है, यानी आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, चलो अब है अपने पास वास्तविक संख्या, रियल नंबर। अब रियल नंबर कोई अलग से नई चीज नहीं होती है। अपन ने जो इतनी संख्याएं पढ़ ली, उन सभी संख्याओं को इकट्ठा कर दें, एकत्रित कर दें एक जगह, तो उन सब के लिए अपन बोलते हैं रियल नंबर, जिसे अपन काय से प्रदर्शित करते हैं? आर से प्रदर्शित करते हैं। जैसे देखो, आप डायग्राम में दिख रहा होगा कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं वे दोनों एक उसमें मिल गई, तो जो अपना है रियल नंबर। क्या है ये? रियल नंबर। मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इन दोनों को जोड़ दें, उन्हें बोलते हैं अपन वास्तविक संख्याएं, यानी रियल नंबर। ठीक, आगे चलें। अब वहाँ तक तो अपनी सामान्य जानकारी थी संख्याओं के बारे में, लेकिन यह अपना 10वीं क्लास की एक बहुत महत्वपूर्ण प्रमेय है, जिसे नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्या नाम है इसका? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। प्रमेय क्या है? प्रमेय है
कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर b q प्लस r, जहां r है वो 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है और b से कैसा हो सकता है वो छोटा, जहां a है क्या भाज्य, d भाजक और q भागफल, r शेषफल। ठीक है, तो यह प्रमेय का कथन है जो कि आपको याद करना है। ठीक, क्योंकि यह आपके पेपर में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब इसी का अपन उदाहरण समझते हैं आगे कि कैसा है। तो जैसे कि 25 और 4 के लिए अपन लागू करना है, तो a बराबर हो गया 25 और b बराबर क्या हो गया 4। तो 25 से 4 में भाग देंगे अपन, तो अपना भाग कितनी बार जाएगा 6 बार, तो कितना जाएगा अपने पास 24 और बचेगा कितना 1, मानी भागफल हो गया अपना 6 और शेषफल कितना होगा 1। तो अब इसे अपन यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पढ़ी थी अपन ने, क्या पढ़ी थी कि a बराबर b q प्लस r। तो a कितना है अपना 25 और b कितना है अपने पास 4 और q यानी भागफल कितना है अपने पास 6 और शेषफल कितना बचा 1। तो ये हो जाएगा अपना 25 बराबर 6 चौके 24 और 1 कितना हो गया 25। तो देखो ये दोनों बराबर आ गए, तो इसका मतलब ये अपनी यूक्लिड विभाजन परिमेय सिद्ध हो गई। तो इस प्रकार अपन यूक्लिड विभाजन परिमेय का उपयोग कर किसी भी सवाल को सिद्ध कर सकते हैं ना। ठीक, अब आगे देखें। अगली प्रमेय है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। कौन सी है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, प्रमेय नंबर 1.2। तो प्रमेय का कथन है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मतलब प्रत्येक भाज्य संख्या, कोई भी भाज्य संख्या हो, उसे अपन अभाज्य संख्या के गुणन अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं ना। और इसकी विशेषता है कि यह जो अपन गुणनखंड करेंगे वह कैसा होगा अद्वितीय होगा, और उसके गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना, उसके क्रम को छोड़कर वह कैसा होता है अद्वितीय होता है। इसे अपन क्या कहते हैं अभाज्य गुणनखंडन विधि कहते हैं। क्या बोलते हैं अभाज्य गुणनखंडन विधि। उदाहरण के तौर पर देखते हैं अपन कि जिस प्रकार से 24 है ना, 24 क्या है एक भाज्य संख्या है, और 24 का भाज्य अपन अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड लिखे हैं 24 के। तो 24 में पहले अपन ने कितने से डिवाइड दिया 2 से, तो कितनी बार गया 12 बार है ना। 2 से सॉरी 2 से भाग दिया अपन ने, तो अपने पास कितना आया, यहाँ पे अपने पास आया 12। ठीक है, फिर 12 में 2 से दिया तो कितना आया अपने पास 6, फिर 6 में 2 से दिया फिर कितना आया अपने पास 3। तो जो दिख रहा है, जो दिख रहा है आपको 2 2, तो ये सब क्या आएंगे अभाज्य संख्या है। क्या है ये अभाज्य संख्या है। और इन्हीं को अपन जब गुणा के रूप में लिख देते हैं तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा और 3, तो कितना 2 चूंकि 3 बार है तो 2 पे 3 की घात और गुणा, और 3 पे कुछ नहीं है तो 1 की घात लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिखना है तो भी कहाँ अपना चलेगा। तो ये 24 के अभाज्य गुणनखंड हो गए, क्या हो गए अभाज्य। देखो ये फिर मैं क्या कहती है कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। तो ये अभाज्य संख्या और जो गुणा लगा तो गुणनखंड। ठीक, क्लियर है यहाँ तक। अब आगे अपन कुछ उदाहरण देखेंगे और उन्हें समझेंगे। ठीक है, उदाहरण 1 देखें। संख्याएं 4 की घात n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि n का कोई ऐसा मान जिसके लिए 4n अंक शून्य पर समाप्त होता है।
तो जांच करनी है अपन इसमें कि 4 पे घात n मतलब n का ऐसा कोई मान हो जिसके लिए वह संख्या शून्य पर समाप्त हो। अब कोई भी संख्या है जिसका अंक शून्य पर समाप्त है, जैसे 100, है ना, 120, या कोई भी 150 या 90, इनमें सब में अंक क्या है, आखिरी शून्य है। अब शून्य से समाप्त हो रही है तो इसमें साफ सी बात है कि यह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होंगी। कितने से होंगी? 10 से। और चूंकि 10 से होंगी तो यह 2 से भी होगी और 5 से भी विभाजित होगी। कहने का मतलब, यदि कोई संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित है तो उसके संख्या शून्य पर समाप्त होगी। ठीक है। और 10 से विभाजित है तो वह संख्या 2 से और 5 से विभाजित होगी। यानी उस संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 अवश्य रूप से होंगे। और जिस संख्या में 2 और 5 का गुणनखंड होगा वह अंक शून्य पर समाप्त होता है। यदि उसमें 2 या 5 का गुणनखंड नहीं है तो वह संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी। जैसे 111, यह संख्या 2 से विभाजित नहीं हो सकती और ना ही 5 से विभाजित हो सकती है। जैसे 125, यह संख्या 5 से विभाजित हो सकती है लेकिन 2 से विभाजित नहीं हो सकती। इसलिए इसमें आखिरी अंक या अंतिम अंक शून्य पर शून्य नहीं है, यह शून्य पर समाप्त नहीं होती है। ठीक है। अब इसका अपन सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन देखें, यदि कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त हो सकती है तो वह 10 से विभाजित होगी। मैंने पहले बताया, यदि कोई भी संख्या है वह अगर 0 पर समाप्त हो रही है तो उसमें 10 से विभाजित होगी। या दूसरे शब्दों में कहें कि वह संख्या 2 और 5, यानी वह 2 से भी विभाजित होगी और 5 से भी विभाजित होगी। क्योंकि 10 का अपन यदि गुणनखंड करते हैं तो उसमें आता है 2 गुणा 5, यानी 10 के गुणनखंड करने पर 2 गुणा 5, यानी 2 से विभाजित होगी, वे 5 से होगी। अपने सवाल में दिया है 4 की घात n, तो अपन 4 की घात n के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। क्या होंगे? 2 गुणा 2 और घात n। 4 के लिए 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। फिर अपन इसी के लिए 2 की पावर 2n लिख सकते हैं। अब इसमें 4n के अभाज्य गुणनखंड में अपन देख सकते हैं कि इसमें 5 नहीं है ना। और अपन ने पता है कि यदि कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त होती है तो उसमें 2 भी होगा और 5 भी होगा, लेकिन इसमें 5 नहीं है। तो 4n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, इसलिए 4 पावर n 5 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए यह 5 से विभाजित नहीं होगा। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीय हमें यह निश्चित कराती है कि 4 पावर n के गुणनखंड में 2 के अतिरिक्त और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। तो इसमें अपन देख सकते हैं कि कोई भी अपन ने गुणनखंड करे तो वह अद्वितीय होते हैं, अकेला उनका सिर्फ क्रम बदल सकता है। जैसे 2 गुणा 5 या फिर 5 गुणा 2, ये दोनों 10 के अभाज्य गुणनखंड है, अकेला सिर्फ क्रम बदल सकता है और गुणनखंड सेम रहते हैं, है ना। उसी प्रकार इसमें अपने पास 2 गुणा 2 है, इसमें कहीं भी 5 नहीं है, इसलिए यह जो संख्या है n के लिए 4 पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक है, आ गया समझ में। अगला उदाहरण देखें। संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अपन अब 6 और 20 के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब 6 का अपन अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो देखते हैं 6। अब 6 में अभाज्य गुणनखंड यानी अपन ने ऐसी संख्या से भाग देना है जो अभाज्य हो, और अपन सबसे छोटी संख्या से भाग देकर देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन देंगे 2 से, सो 2 3 6, फिर 3 से जाएगा 3 एकम 3। इसी प्रकार अपन जब 20 में देंगे तो यहाँ भी अपन सबसे छोटी संख्या 2 से देंगे, 2 2 धाम के
20, फिर 2 से देंगे 2 पंजे 10, और अंत में 5 से देंगे 5 एकम 5। अपन यहाँ लिख सकते हैं कि 6 के अभाज्य गुणनखंड कितने आए अपने पास, 2 गुणा 3। उसी प्रकार 20 के कितने हैं अपने पास, 2 गुणित 2, सॉरी 2 गुणित 2 और गुणित 5। अब इनमें अपने एचसीएफ निकालने के लिए, क्या, एचसीएफ काय काय का, 6 का और 20 का, इसमें कॉमन संख्या है, कॉमन गुणनखंड उन्हें लिखेंगे। तो इसमें कॉमन क्या है, सिर्फ 2 है, इसके अलावा और कोई संख्या नहीं है जो दोनों में कॉमन हो। इसके बाद एलसीएम ज्ञात करने के लिए अपन सबसे अधिकतम घातों वाले गुणनखंड को लिखते हैं। जिस प्रकार इसमें 2 की अधिकतम घात कितनी है, 2 2 बार है ना, तो अपन इसे 2 2 बार लिख लेंगे। उसके बाद 3 है और 5 है। ठीक, अब इनका अपन गुणा कर देंगे। तो अपन चाहे एक साथ कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। इसे अपन करें चाहे तो 2 तो नहीं हो, ये हो जाएगा अपना कितना, 4, और 3 5 है 15, और 15 चौके 60। तो ये अपने आंसर होगा। ठीक, आ गया समझ में, एक बार और समझा। देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 6 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। जो कि अपन अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए अपन अभाज्य संख्याओं से भाग देंगे। 6 में पहले अपन ने कितने का भाग दिया, 6 में अपन ने भाग दिया 2 का, और 2 का भाग दिया तो 2 3 6, फिर अपन 3 का देंगे, 3 एकम 3। इसी प्रकार 20 का निकालेंगे। तो 20 में पहले 2 से भाग दिया तो 2 धाम के 20, फिर 10 में 2 से भाग देंगे तो 2 पंजे 10, फिर 5 में 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5। फिर अपन ने 6 के अभाज्य गुणनखंड को इस प्रकार लिख लेंगे, 6 बराबर 2 गुणा 3। उसी प्रकार 20 के अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे। अब अपने एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे कि दोनों के जो उभयनिष्ठ या कॉमन गुणनखंड है उन्हें लिखकर उनमें गुणा मल्टीप्लाई गुणा कर देते हैं। तो चूंकि यहाँ यहाँ भी 2 था और यहाँ भी 2 था, दोनों में 2 2 है, इसलिए अपन ने ये 2 लिख लिया। इसके अलावा इसमें 3 है, लेकिन इसमें कहीं भी 3 नहीं है। इसमें 2 है, इसमें ऊपर कहीं भी 2 नहीं है। तो इसमें 5 है, इसमें कहीं भी 5 नहीं है। इस प्रकार इसमें सिर्फ कॉमन गुणनखंड एक ही है, 2, इसलिए एचसीएफ कितना हो जाएगा इनका, 2। आगे बढ़े तो अब एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि अधिकतम बार जो संख्या गुणनखंड आया हो उसे लिखते हैं। जैसे कि 2 इसमें है, 2 इसमें है, तो अपन ने 1 2 लिख लिया। फिर इसमें 2 है तो अपन ने 1 और 2 लिख लिया। इसमें 3 है, अपन ने ये 3 लिख लिया। इसमें 5 है, अपन ने यह भी 5 क्या कर लिया। अब इनका मैं मल्टीप्लाई या तो आप एक साथ कर दो या फिर अलग अलग करके कर सकते हैं। ऐसे 2 दूनी 4 और 3 5 है 15, और 15 का 4 में करें तो 15 चौके 60। ये 60 अपना क्या आ गया, एलसीएम क्या आ गया अपना जी, एलसीएम। ठीक है, आ गया समझ में। चलो आगे बढ़े। उदाहरण नंबर 3, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहले अपन ने इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के बाद अपन एलसीएम को ज्ञात करना है। ठीक है, करते हैं इसे सॉल्व। तो पहले लिखेंगे 96, और 96 का अपन अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक, तो अपन देंगे 2 से, तो 2 चौके 8, बचा 1, यहाँ हो गया 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से देंगे तो 2 दूनी 4, और यहाँ 2 चौके 8। फिर 2 से देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इसके बाद फिर 2 से देंगे, 2 ही छीं 12। फिर 2 से देंगे, 2 तीन 6, और फिर 3 से देंगे, 3 एकम 3। उसी प्रकार जब 404 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो पहले 2 से देंगे, 2 दूनी 4, 0 की 0 लिखेंगे, और 2 दूनी
4, फिर 2 से देंगे, 2 एकम 2, 0 की 0 लिखेंगे, 2 एकम 2। अब चूंकि 101 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए अब अपन 101 से भाग देंगे। ठीक, इतना समझ आ गया आपको। पहले अपन ने क्या किया, 2 से दिया 96 में, फिर 2 से दिया, फिर 2 से दिया। ठीक, इस प्रकार अपन ऐसे कर सकते हैं। अब अपन ऐसे लिख लेंगे कैसे, 96 और कितना गया, 1 2 3 4, 3 2 5 बार 2 है ना, 1 2 3 4 और ये 5 बार 2 और 1 बार 3। उसी पे इसी तरह 404 का लिखेंगे, तो 2 गुणा 2 गुणा 101। अब अपन ने क्या करना है, इन दोनों का HCF निकालना है। तो अपन लिखेंगे HCF। ठीक, HCF निकालने के लिए अपन ने पता है कि दोनों के जो कॉमन होंगे, अपन कॉमन वाले गुणनखंड लेंगे। जैसे देखो ये 2 है और ये 2 है, तो एक हो गया, एक ये 2 है, एक ये 2 है। ठीक है, उसके बाद 101 इसमें नहीं है, और इसमें जो संख्या है, इसमें जो संख्या है वो इसमें नहीं है, इसलिए सिर्फ अपने पास कुल 2 हैं जो कॉमन है। तो 1 बार 2 और 1 बार 2। ठीक है, इन दोनों को गुणा करें, 2 दूनी 4। HCF कितना आ गया इन दोनों का, 4 आ गया। ठीक, इतना आ गया आपको समझ में सबको। अब इसके आगे करें अपन। ठीक, अब इसके आगे करने के लिए आपको एक सूत्र पता होना चाहिए। सूत्र क्या है कि जब भी किसी HCF और LCM पता हो या ज्ञात करना हो, तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF और LCM के गुणनफल के बराबर। कैसा, अपन लिख सकते हैं कि दोनों संख्याओं का, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है काय का, LCM मल्टीप्लाई HCF। ये फार्मूला है ना, ये अपन ने याद करना है। तो अपन इसी फार्मूले में इनके मान रख देंगे। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी 96 मल्टीप्लाई 404 इक्वल टू, LCM अपने पता नहीं है, तो LCM का अपन लिखेंगे LCM, लेकिन HCF अपन पता है 4, तो अपन लिखेंगे 4। अब 4 का अपन पक्षांतर करके इस साइड ले आएंगे, तो अपने पास हो जाएगा 96 मल्टीप्लाई 404 अपॉन में जाएगा जी 4, और यहाँ बचेगा LCM। अब 4 से अपन इसे काट सकते हैं, 4 बन जा 4, यहाँ 4 बन जा 4, 0 की 0 और 4 बन जा, ये अपना कट गया 4। अब इसका अपन 96 का 100 में कर देंगे क्या, मल्टीप्लाई। तो अपने पास जाएगा 9696। ठीक है, LCM इसे अपन पलट के लिख सकते हैं कि LCM बराबर 9696। ठीक है, आ गया समझ में कि एक बार और समझते हैं इसी सवाल को, क्योंकि ये अच्छा सवाल है थोड़ा। अब देखें, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 9696 और 404 का HCF और LCM ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 96 के अपन निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। ठीक, तो 96 में सबसे पहले 2 से दिया अपन ने, 2 चौके 8 बचा 1, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से दिया तो 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, फिर अपन ने 2 से दिया तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से दिया तो 2 छींग 12, और फिर जब 2 से देंगे तो 2 तीन 6 और अंत में
3 से दिया 3 एकम 3। इसी प्रकार 404 का देंगे 2 से, तो 2 से दिया तो 2 दूनी 4, जीरो का जीरो लिखेंगे, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 से देंगे तो 2 एकम 2, जीरो का जीरो और 2 एकम 2। अब बचा अपने पास 101। अब चूंकि 101 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, इसलिए उसमें अपन 101 से ही भाग देंगे। ठीक है, तो एक आ गया। अब अपन इनके लिए यहाँ लिख लेंगे 96, और अपन उसके अभाज्य 96 के अभाज्य गुणनखंड लिख लिए। उसके बाद अपन 404 के अभाज्य गुणनखंड को लिख लेंगे। अब अपन ने सबसे पहले प्रथम एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए अपन जानते हैं कि अपन को दोनों के जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है उन्हें लेते हैं ना। तो देखें 96 में और 404 में एक उभयनिष्ठ ये है, तो अपन ने ये लिख लिया। और इसका इस एक ये है, जैसे भी लिख लिया, और बाकी ये इसमें नहीं है, और जो 101 है वो ऊपर 96 में नहीं है, है ना। तो अब अपन 2 और 2 का गुणा कर देंगे, कितना हो गया 4, तो जी 4 निकल गया इसका एचसीएफ। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, ये एक सूत्र है ना। जब भी कोई दो संख्याएं दी हो और या एचसीएफ दिया हो एलसीएम निकालना हो, या एलसीएम दिया है एचसीएफ निकालना हो, या फिर दोनों संख्याओं में से एक संख्या दी है दूसरी ज्ञात करना हो और उसका एलसीएम एलसीएम दिया एलसीएम और एचसीएफ दिया हो, तो अपन इस सूत्र का उपयोग करके आगे सवाल सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी दोनों संख्याओं का गुणा, तो 96 गुणा 404 बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो एलसीएम तो अपन पे है ही नहीं है, ज्ञात करना है, तो अपन एलसीएम, लेकिन एचसीएफ अपन ने ज्ञात कर लिया पहले, कितना है 4। अब चूंकि 4 इस साइड बराबर के साइड है तो वह गुणा में है, तो इस साइड जाएगा तो वो भाग में पहुंचेगा, है ना। तो अपन 4 का पक्षांतर कर दिया तो ये भाग में आ गया। ऊपर का 96 का 96, 404 का 404 और एलसीएम। अब इसे अपन 4 से इसे भाग देंगे, तो 4 से भाग दिया, 4 एकम 4, जीरो का जीरो लिखा, फिर 4 एकम 4। अब 96 और 101 इन दोनों का कर देंगे आपस में गुणा, तो अपना उत्तर जाएगा 9696 एलसीएम। इसे पलट के लिख लेंगे। ठीक है, आ गया समझ में। अब अगला उदाहरण देखें। उदाहरण नंबर 4 है, संख्याएं 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसमें भी अपन ने एचसीएफ और एलसीएम ही ज्ञात करना है। तो अपन बारी बारी से एक एक करके सबके अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो पहले लिखते हैं 6। अब 6 में अपन कैसे भाग जाएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से देंगे। ठीक, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है 2, तो 2 से देंगे, 2 3 6। अब इसमें 2 से नहीं जाएगा, 3 में इसका कितने से जाएगा 3 से, 3 एकम 3, ये हो गया। अब इसके बाद है अपना 72, है ना, कितना है 72। अब 72 में देंगे तो सबसे छोटी संख्या 2 से देंगे, है ना। तो 2 3 6, बचा 1, हो गया 12, तो 2 ही 12। अब फिर 2 से देंगे, 2 एकम 2, बचा 1, हो गया 16, तो 2 अट्ठे 16। अब फिर 2 से देंगे तो 2 नाम 18। अब 2 से जाएगा नहीं, तो अब 3 से देंगे, 3 तिरका 9, और आखिरी में फिर 3 से देंगे, 3 एकम 3। अब है अपने पास कितना 120, है ना। अब 120 में अपन देंगे तो 2 से देंगे, 2 छिंग 12, जीरो का जीरो लिखेंगे। ठीक, फिर 2 से देंगे तो 2 3 6, जीरो का जीरो लिखेंगे। फिर 2 से देंगे तो 15 दून 30। फिर अब 3 से देंगे तो 3 5 15, और अंत में 5 से देंगे, 5 एकम 5। इस प्रकार अपन ने 6, 72 और 120 तीनों को क्या याद कर लिए, अभाज्य गुणनखंड याद कर लिए। ठीक, अब इन्हें अपन यहाँ लिख सकते हैं कैसे। अब अपन दोनों का क्या एच सी एफ ज्ञात करेंगे। तो अपन लिखेंगे HCF। अब HCF ज्ञात करने के लिए अपन क्या लेते हैं, जो तीनों में कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो, है ना। तो देखें अपन इसमें क्या है, ये 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, यानी अपन एक अपने 2 में लग गया। इसके बाद देखें, अब इसके बाद इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, और इसमें भी 3 है, तो एक अपने मिल गया कितना 3। अब चूंकि यहाँ दोनों हो गए,
अब इसके बाद कोई अंक है नहीं है, अब इसमें के जो अंक हैं वे इसमें मिलेंगे नहीं, इसलिए अब और इसके अलावा कोई भी ओवेनेस्ट कॉमन अपने नहीं मिलेगा। अब इन दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 3 दूनी कितना हो गया 6। एक ये आंसर हो गया अपना क्या HCF। अब ज्ञात करेंगे अपन LCM, तो लिखेंगे LCM। अब LCM में क्या करते हैं अपन, अधिकतम जो आता है अधिकतम बार उसे लिखते हैं, ठीक है। तो 2 अधिकतम बार कितना आया, तो 3 यहाँ 1, यानी 2 अधिकतम बार 3 बार आया, तो अपन 3 बार लिख लेंगे, 1 बार, 2 बार और 3 बार। अब 3 देखेंगे, 3 अधिकतम बार कितना आया है, 2 बार, है ना। 3 अधिकतम बार कितना आया यहाँ पे जी, 2 बार, यहाँ 1 बार, यहाँ 1 बार, तो 3 2 बार है, तो यहाँ 3 2 बार लिख लेंगे, 1 और 2। अब इसके बाद अपन क्या आया है 5, ये 5 एक ही बार आया है, तो अपन यहाँ लिख लेंगे कितना 5, कितना लिख लेंगे 5। अब इन सब का अपन कर सकते हैं मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई अपन चाहे डायरेक्ट कर लें चाहे हिस्सा में तोड़ तोड़ के कर सकते हैं। तो अपन लिखें तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी कितना होगा ये 8, यहाँ करें 3 3 का 9 और ये 5 का है, सो 5 कर लें, तो 8 9 कितना हो गया ये 72 और 5 के 5, और ये करें 5 दूनी 10 की 0, हासिल 1 और 5 7 35, और हासिल किए कितना हो गया 36, तो 360 इसका क्या हो गया जी LCM, ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, आशा करते हैं आपको यहाँ तक वीडियो अच्छे से समझ आई होगी और आपको पसंद भी आई होगी। कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको इसी तरह कक्षाएं मिलती रहेंगी। और हाँ, नोट्स के लिए आपको PDF प्राप्त हो जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं कल, जय हिंद।